नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट की इस शानदार क्लास में। अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकारी बनना, तो आज से आपकी तैयारी एक नए स्तर पर जाने वाली है, क्योंकि पेपर फर्स्ट केवल पढ़ने का विषय नहीं बल्कि उत्तर लिखने की कला और सही रणनीति का पेपर है। इस पूरी सीरीज में हम इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज और विश्व भूगोल जैसी सभी महत्वपूर्ण विषयों को यूपीपीसीएस मेंस के नवीनतम पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे। हर टॉपिक को सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही टॉपर स्टाइल में उत्तर लेखन भी सीखेंगे। मेरा वादा है कि यहाँ आपको केवल जानकारी ही नहीं बल्कि परीक्षा में अंक दिलाने वाली तैयारी मिलेगी। तो अगर आप सच में यूपीपीसीएस 2026, 27, 28 में चयन चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। हर क्लास के बाद उत्तर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि सफलता केवल पढ़ने से नहीं बल्कि लिखने से मिलती है। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ यूपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट की इस शुरुआत करते हैं। अगर आपने इन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए, तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ तत्कालीन भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन ग्रंथों से आर्यों के निवास क्षेत्र तथा प्राकृतिक परिवेश का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित भौगोलिक विशेषताएं देखें। क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट है, सप्त सिंधु प्रदेश को प्रारंभिक आर्यों का प्रमुख निवास क्षेत्र बताया गया है। नदियां देखेंगे, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, बिपाशा, सुताद्री, सतलज, परशुड़ी, रावी आदि का उल्लेख मिलता है। पर्वत, हिमवंत, हिमालय तथा मुजवंत पर्वत का वर्णन प्राकृतिक सीमाओं के रूप में किया गया है। वन एवं जैव विविधता, घने वनों, औषधियों तथा हाथी, घोड़े, गौ आदि पशुओं का उल्लेख मिलता है। जलवायु, वर्षा ऋतुओं तथा कृषि योग्य उपजाऊ मैदानों का वर्णन कृषि प्रधान जीवन को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, समुद्र। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख व्यापार एवं नौ परिवहन के संकेत देता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब और पूर्वी भारत तक हुआ। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वैदिक साहित्य भारत की प्राचीन भौगोलिक संरचना का प्रामाणिक स्रोत है। यह न केवल नदियों, पर्वतों और प्राकृतिक संसाधनों का परिचय देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भौगोलिक परिस्थितियों ने वैदिक सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गहराई से प्रभावित किया। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष, संगठन निर्माण तथा राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का योगदान देखें। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड 1925 का नेतृत्व कर
ब्रिटिश शासन की आर्थिक एवं प्रशासनिक नींव को चुनौती दी। अगला पॉइंट है अशफाक उल्लाह खान ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रवाद का आदर्श प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) को संगठित कर युवाओं में क्रांतिकारी चेतना जगाई। राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन सिंह ने काकोरी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे केंद्रों से गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित हुई। इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने युवाओं में देशभक्ति, साहस और आत्मोत्सर्ग की भावना को प्रेरित किया तथा जन आंदोलन को गति दी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने अपने अद्वितीय साहस, संगठन क्षमता और सर्वोच्च बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक ऊर्जा प्रदान की। उनका योगदान केवल औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रवाद, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के भी सुदृढ़ नींव बना। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की पारंपरिक प्रणाली को मशीन आधारित उद्योगों में परिवर्तित कर दिया। इसका प्रभाव केवल तकनीक तक सीमित न रहकर समाज, अर्थव्यवस्था तथा जीवन शैली पर भी व्यापक पड़ा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। तकनीकी परिवर्तन। भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी एवं पावर लूम से उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। परिवहन व संचार, रेल, स्टीम शिप का तीव्र विकास हुआ। अब हम आर्थिक परिवहन पर देखेंगे। कारखाना प्रणाली एवं पूंजीवाद का विस्तार हुआ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। श्रमिक वर्ग एवं औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। अब हम सामाजिक परिवर्तन देखेंगे। क्या क्या सामाजिक परिवर्तन है? तीव्र शहरीकरण तथा संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ी। शिक्षा, वैज्ञानिक सोच एवं मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। श्रमिक शोषण, बाल श्रम, असमानता जैसी समस्याएं भी उभरी, जिससे श्रमिक आंदोलनों एवं श्रम कानूनों का विकास हुआ। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साथ साथ सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था और जीवन शैली को भी मूलतः बदल दिया। इसलिए इसे केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी कहा जाता है, जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संस्कृति के बारे में भारतीय सांस्कृतिक विरासत केवल आध्यात्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गणित, खगोल, चिकित्सा, धातुकर्म, स्थापत्य तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक वैज्ञानिक तत्व भी निहित हैं। यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक एवं उपयोगी है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गणित के क्षेत्र में शून्य दशमलव प्रणाली तथा आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कराचार्य का योगदान। खगोल के क्षेत्र में ग्रहों, नक्षत्रों की गणना, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या तथा पंचांग निर्माण। आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता तथा एवं सुश्रुत संहिता में औषधि, शल्य क्रिया तथा रोग निदान का वैज्ञानिक आधार। धातुकर्म के क्षेत्र में दिल्ली का लौह स्तंभ तथा जस्ता निष्कर्षण तकनीक उन्नत धातु विज्ञान के प्रमाण हैं। अगला पॉइंट है स्थापत्य विज्ञान।
वास्तु सिद्धांत, जल प्रबंधन, मंदिर एवं वावड़ियों का वैज्ञानिक निर्माण। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय दृष्टि। प्रकृति पूजा, जल संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण की परंपराएं सतत विकास का आधार है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पक्ष ज्ञान, नवाचार एवं सतत विकास की अमूल्य धरोहर है। आधुनिक विज्ञान के साथ इनके समन्वय से विकसित भारत 2047 तथा आत्मनिर्भर पर्यावरण संतुलित समाज के निर्माण को नई दिशा मिल सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां आप तक करणीय हैं? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियां शहरों में केंद्रित होती हैं। मलिन बस्तियां अपर्याप्त आवास, मूलभूत सुविधाओं के अभाव तथा असुरक्षित जीवन स्थितियों वाले क्षेत्र हैं। यद्यपि तीव्र एवं अव्यवस्थित शहरीकरण से मलिन बस्तियां बढ़ती हैं, परंतु दोनों को अपृथककरणीय नहीं माना जा सकता। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मलिन बस्तियों के विकास के कारण देखें क्या क्या कारण हैं। ग्रामीण से शहरी पलायन एवं रोजगार की खोज, किफायती आवास की कमी तथा भूमि की ऊंची कीमतें, शहरी नियोजन एवं बुनियादी सेवाओं का अभाव, आय असमानता, गरीबी एवं अनौपचारिक रोजगार। क्यों अपृथककरणीय नहीं है के बारे में हम देखेंगे। सुव्यवस्थित शहरीकरण से स्लम मुक्त शहर संभव है। सिंगापुर, सियोल जैसे शहर प्रभावी आवास नीति एवं नियोजन के उदाहरण हैं। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन तथा अमृत जैसी योजनाएं स्लम उन्नयन और समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः मलिन बस्तियां शहरीकरण की अनिवार्य परिणति नहीं बल्कि असंतुलित एवं अव्यवस्थित शहरीकरण का परिणाम है। समावेशी शहरी नियोजन, किफायती आवास, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और सतत विकास के माध्यम से शहरीकरण को मलिन बस्तियों से पृथक किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। क्षेत्रवाद वह भावना है जिसमें किसी क्षेत्र के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, संसाधनों एवं हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगते हैं। भारतीय संविधान सहकारी संघवाद का समर्थन करता है, परंतु अतिरंजित क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय एकता पर क्षेत्रवाद का प्रभाव देखेंगे। क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के कुछ आंदोलन, अंतरराज्य विवादों में वृद्धि जैसे कावेरी जल विवाद, सीमा विवाद, भाषाई एवं सांस्कृतिक असहिष्णुता तथा स्थानीय बनाम बारी की भावना। अब हम राजनीतिक ध्रुवीकरण एवं क्षेत्रीय दलों द्वारा संकीर्ण हितों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर विवाद। सकारात्मक पक्ष देखेंगे। क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं। क्षेत्रीय पहचान एवं संस्कृति का संरक्षण देना, संतुलित क्षेत्रीय विकास की मांग से लोकतंत्र और सहकारी संघवाद को बल देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्षेत्रवाद तभी तक हितकारी है जब वह संवैधानिक मूल्यों, सहकारी संघवाद एवं राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो। विविधता में एकता की भावना, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा प्रभावी अंतरराज्यीय समन्वय के माध्यम से क्षेत्रवाद को राष्ट्रीय एकता का पूरक बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। कृषि के साथ साथ यहाँ पारंपरिक एवं आधुनिक
उद्योगों का व्यापक विकास हुआ है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिफेंस कॉरिडोर तथा एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिकरण ने राज्य की औद्योगिक क्षमता को नई गति दी है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। चीनी उद्योग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग वाराणसी में रेशम, कानपुर में सूती वस्त्र, चमड़ा उद्योग कानपुर, उन्नाव, कांच उद्योग फिरोजाबाद, पीतल उद्योग मुरादाबाद, कालीन उद्योग भदोही, मिर्जापुर, इत्र उद्योग कन्नौज, खेल सामग्री मेरठ, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, रक्षा विनिर्माण झांसी, अलीगढ़, कानपुर, डिफेंस कॉरिडोर। अब हम प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखेंगे। कानपुर में चमड़ा, वस्त्र एवं इंजीनियरिंग उद्योग, नोएडा ग्रेटर नोएडा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, लखनऊ रक्षा, आईटी, चिकनकारी, गाजियाबाद में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, वाराणसी में रेशम एवं हस्तशिल्प के उद्योगों का विकास हुआ है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उचित अवसंरचना, निवेश और कौशल विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। राज्य के वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट प्राकृतिक संरक्षण, स्थानीय आजीविका तथा सतत पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किटों की विशेषताएं देखेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं? दुधवा सर्किट, लखीमपुर खीरी, बाघ एक सींग वाला गैंडा, बारहसिंगा एवं समृद्ध तराई पारिस्थितिकी तंत्र। अगला पॉइंट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, घने वन तथा विविध पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन तथा दलदली पारिस्थितिकी तंत्र। अगला पॉइंट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जलप्रपात, वन्यजीव एवं विंध्य क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता। अगला पॉइंट है नवाबगंज, शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं समसपुर पक्षी विहार, प्रवासी पक्षियों के प्रमुख आवास है। अगला पॉइंट है समुदाय आधारित इको टूरिज्म, स्थानीय लोगों की भागीदारी, प्रकृति शिक्षा तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट संरक्षण और विकास के संतुलित मॉडल का उदाहरण है। वैज्ञानिक प्रबंधन, स्थानीय समुदाय की सहभागिता तथा सतत पर्यटन नीति के माध्यम से ये सर्किट जैव विविधता संरक्षण, ग्रामीण रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल संकट क्या है? जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। जल संकट वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल की मात्रा एवं गुणवत्ता मानव कृषि, औद्योगिक तथा पारिस्थितिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि, भूजल दोहन, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख कारण हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम जल संकट के कारण देखें। क्या क्या कारण हैं? भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा का असमान वितरण, जल स्रोतों का प्रदूषण, तीव्र शहरीकरण एवं औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन से सूखा एवं अनियमित वर्षा। अब हम जल संसाधन प्रबंधन के उपाय देखेंगे। क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, जलागम विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, ड्रिप स्प्रिंकलर का उपयोग, भूजल पुनर्भरण हेतु तालाब, झील एवं कुओं का संरक्षण, घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल का
पुनर्चक्रण। अगला पॉइंट है जल उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा जन जागरूकता अभियान चलाना, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को अपनाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जल संकट केवल संसाधन की कमी नहीं बल्कि प्रबंधन की चुनौती भी है। सतत विकास के लक्ष्य 6 के अनुरूप संरक्षण, पुनर्भरण और कुशल उपयोग आधारित जल प्रबंधन अपनाकर जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा के मैदान में ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ ग्रामीण आदिवासियों का प्रतिरूप भौतिक, स्थलाकृत, जल मृदा तथा सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम गंगा के मैदान में ग्रामीण आदिवासियों के प्रमुख प्रतिरूप के बारे में देखें। क्या क्या प्रतिरूप है। पहला पॉइंट है सघन आदिवास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के उपजाऊ क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई एवं सामुदायिक जीवन के कारण। अगला पॉइंट है अर्ध सघन। मुख्य गांव के साथ छोटे छोटे पूर्वे नगले पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है विखंडित। जाति एवं पारिवारिक आधार पर अलग अलग टोले बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक। अगला पॉइंट है प्रकीर्ण। बाढ़ प्रभावित, ऊसर अथवा जल भराव वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे घरों के समूह। अब हम निर्धारक कारक देखें। क्या क्या कारक है। समतल, स्थलाकृति एवं उपजाऊ जलोढ़ मृदा, नदियां, सिंचाई एवं भूजल की उपलब्धता, बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति, जातीय संरचना, भूमि स्वामित्व एवं कृषि प्रणाली। अगला पॉइंट सड़क, बाजार एवं शहरी प्रभाव। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गंगा के मैदान के ग्रामीण आदिवास विविध भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुए हैं। सतत ग्रामीण विकास, बेहतर अवसंरचना एवं आपदा प्रबंधन के माध्यम से इन आदिवासियों को अधिक समावेशी एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। गुप्त काल 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धातु कर्म तथा अभियंत्रण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गुप्त काल में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी का विकास देखें। पहला पॉइंट है गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने शून्य दशमलव प्रणाली तथा पाई का सन्निकट मान प्रस्तुत किया। अब हम खगोल के क्षेत्र में देखेंगे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन, ग्रहों की वैज्ञानिक व्याख्या तथा ग्रहों की गति का वर्णन किया। अब हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे। क्या धन्वंतरी एवं वाघभट्ट ने आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा तथा औषध विज्ञान को समृद्ध किया। अब हम धातु कर्म के क्षेत्र में दिल्ली का लौह स्तंभ उन्नत लौह प्रसंस्करण तकनीक एवं जंग प्रतिरोधी धातु कर्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम प्रौद्योगिकी एवं स्थापत्य के क्षेत्र में देखेंगे। मंदिर निर्माण, मूर्तिकला तथा जल प्रबंधन तकनीकों में उल्लेखनीय उन्नति हुई। एवं ज्ञान केंद्र, नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों ने वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गुप्त काल की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियां भारत की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक थी। इन उपलब्धियों ने न केवल तत्कालीन समाज को उन्नत बनाया बल्कि
आगे चलकर एशिया तथा विश्व की वैज्ञानिक परंपराओं को भी गहराई से प्रभावित किया। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। 19वीं सदी का भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन सामाजिक, धार्मिक एवं वैदिक जागरण का युग था। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि के प्रयासों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय विकास में योगदान देखेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक सुधार के क्षेत्र, सती प्रथा, बाल विवाह एवं छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध, विधवा विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। हम शिक्षा का क्षेत्र में देखेंगे। आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार से जागरूक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। अब हम धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास, रूढ़ियों का विरोध तथा तर्क, नैतिकता और सहिष्णुता पर बल दिया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना, आत्मगौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की भावना का विकास, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक आधार दिया। अगला पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक जागरूकता, स्वदेशी आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहन दिया। अगला पॉइंट है संस्थागत योगदान, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन आदि ने समाज सुधार को संगठित रूप दिया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। 19वीं सदी का पुनरुद्धार आंदोलन केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने आधुनिक, प्रगतिशील एवं राष्ट्रवादी भारत की आधारशिला रखी। इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ आधार मिला, जो आज भी भारत के विकास की प्रेरक शक्ति है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। बाल्कन संकट 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तथा ऑटोमन साम्राज्य के पतन से उत्पन्न राजनीतिक संघर्षों की श्रृंखला थी। इसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा गया है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। बाल्कन संकट के प्रमुख कारण एवं घटनाएं देंगे। ऑटोमन साम्राज्य का निरंतर पतन, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस आदि में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, रूस का स्लाव राष्ट्रों को समर्थन, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी का विस्तारवादी दृष्टिकोण, 1908 का बोस्निया संकट तथा 1912-13 के बाल्कन युद्ध, जिनसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। अब हम प्रथम विश्व युद्ध की में भूमिका देखेंगे। 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सर्ब राष्ट्रवादी गैरिलो प्रिंसिप द्वारा हत्या। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित किया। संधि प्रणाली सक्रिय होने से स्थानीय संघर्ष विश्वव्यापी युद्ध में बदल गया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। बाल्कन संकट प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना, जबकि साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद एवं गुटबंदी जैसी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों ने इसे वैश्विक युद्ध का रूप दिया। अतः बाल्कन संकट विश्व इतिहास का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। समावेशी विकास का अर्थ है विकास की प्रक्रिया में समाज की प्रत्येक वर्ग की समान भागीदारी एवं अवसर सुनिश्चित करना। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, अतः उनका सामाजिक सशक्तिकरण समावेशी विकास की अनिवार्य शर्त है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता। शिक्षा एवं कौशल, शिक्षित महिलाएं मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाती हैं। आर्थिक सहभागिता,
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से उत्पादकता एवं जीडीपी में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण। सशक्त महिलाएं परिवार के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाती हैं। अब हमसे अगला पॉइंट पर चलते हैं निर्णय निर्माण। पंचायतें एवं राजनीति में भागीदारी से लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधिक बनता है। अगला पॉइंट है लैंगिक समानता। भेदभाव, हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों में कमी आती है। अगला पॉइंट है सतत विकास। एसडीजी 5 सहित अनेक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं बल्कि समावेशी, सतत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आधार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, शक्ति स्वयं सहायता समूह, एसएचजीएस तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहले महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को साकार कर सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्रामीण सामाजिक संगठन संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, सूचना एवं संस्कृति का विश्व स्तर पर मुक्त आदान प्रदान होता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसकी ग्रामीण सामाजिक संगठन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सकारात्मक प्रभाव देखें। शिक्षा, संचार एवं डिजिटल तकनीक का विस्तार हुआ। ग्रामीण रोजगार के नए अवसर तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिला। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हुई। पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा सामाजिक जागरूकता का सुदृढ़ीकरण हुआ। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव देखें। क्या क्या प्रभाव है। संयुक्त परिवारों का विघटन एवं एकल परिवारों में वृद्धि हुई। पारंपरिक जातिगत एवं सामुदायिक संबंधों का कमजोर होना। उपभोक्तावाद एवं पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव। आर्थिक असमानता और प्रवासन के कारण सामाजिक विषमता में वृद्धि। अब हम निष्कर्ष देखें क्या क्या। वैश्वीकरण ने ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की गति तेज की। आवश्यकता इस बात की है कि समावेशी विकास, स्थानीय संस्कृति के संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण के माध्यम से इसके लाभों को अधिकतम तथा दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। यही आत्मनिर्भर भारत और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में प्रभावी कदम होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। सार्वभौमिक प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, गर्भ निरोधक साधनों की असमान उपलब्धता एवं परिवार नियोजन को बढ़ावा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बाल विवाह में कमी तथा विवाह की आयु बढ़ाने को प्रोत्साहन, संस्थागत प्रसव टीकाकरण तथा महिला सशक्तिकरण पर बल दे, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी। अब हम जनसंख्या स्थिरीकरण के उपाय देखेंगे। महिला शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार, किशोर स्वास्थ्य एवं जनसंख्या शिक्षा का प्रसार, छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन आधारित नीति, सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार, जनसंख्या संबंधित जागरूकता अभियान तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण केवल
जन्म दर कम करने का विषय नहीं, बल्कि मानव विकास, लैंगिक समानता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा व्यापक लक्ष्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन से सतत विकास और विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिल सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर स्थानांतरित होती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है तथा नगरीकरण की गति निरंतर बढ़ रही है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति महानगरों एवं महानगरीय क्षेत्रों का तीव्र विस्तार, औद्योगिकरण, क्षेत्र सेवा एवं रोजगार के कारण ग्रामीण शहरी प्रवास, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन एवं औद्योगिक कॉरिडोर से शहरी विकास, छोटे नगरों का मध्यम एवं बड़े शहरों में रूपांतरण। अब तीव्र नगरीकरण के सामाजिक परिणाम देखेंगे। झुग्गी बस्तियों एवं आवास संकट में वृद्धि, बेरोजगारी, असमानता एवं शहरी गरीबी, संयुक्त परिवार का विघटन, एकल परिवारों का वर्णन, अपराध, सामाजिक तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, प्रदूषण, यातायात दबाव तथा आधारभूत सेवाओं पर बोझ, महिलाओं की कार्य भागीदारी एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, सकारात्मक प्रभाव। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। संतुलित एवं समावेशी नगरीकरण के लिए सतत शहरी नियोजन, किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन, रोजगार सृजन तथा स्मार्ट एवं हरित शहरों के विकास पर बल देना आवश्यक है। यही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की आधारशिला बनेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। चक्रवात क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह तंत्र है जिसके चारों ओर हवाएं केंद्र की ओर सर्पिल रूप से प्रवाहित होती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 से 60 अक्षांश मुख्यतः ध्रुवीय एवं उष्ण वायु राशियों के संपर्क क्षेत्र पर उत्पन्न होते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण देखें, क्या क्या कारण है। पहला पॉइंट है ध्रुवीय फ्रंट सिद्धांत। ठंडी ध्रुवीय एवं गर्म उष्णकटिबंधीय वायु का मिलन, तापमान में तीव्र अंतर, दोनों वायु राशियों के तापीय विरोधाभास से अस्थिरता उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है जेट स्ट्रीम का प्रभाव। ऊपरी वायुमंडल में अपसरण निम्न दाब को सुदृढ़ करता है। अगला पॉइंट है कोरियालिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से चक्रवाती परिसंचरण विकसित होता है। अगला पॉइंट है पश्चिमी पवनें चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व दिशा में संचालित करती हैं। अगला पॉइंट है आर्द्रता एवं संग्रहण। गुप्त ऊष्मा के उत्सर्जन से चक्रवात को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों के प्रमुख मौसम निर्माता हैं। इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय फ्रंट, तापीय विरोधाभास, जेट स्ट्रीम तथा कोरियोलिस बल के संयुक्त प्रभाव से होती है। सटीक मौसम पूर्वानुमान एवं आधुनिक चेतावनी प्रणाली इनके दुष्प्रभावों को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा का क्षरण होता है। उत्तर प्रदेश में यह कृषि उत्पादकता, पर्यावरणीय संतुलन तथा सतत विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र देखेंगे, क्या क्या क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट,
जल अपर्दन एवं गहरी गली का विकास, यमुना चंबल बेतवा क्षेत्र इटावा औरैया जालौन विहड़ भूमि एवं गलीय पर्दन। अगला पॉइंट है तराई एवं पूर्वी प्रदेश, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी बहराइच गोरखपुर बाढ़ जनित मृदा अपर्दन। अगला पॉइंट है गंगा तटीय क्षेत्र प्रयागराज वाराणसी बलिया नदी तटीय कटाव। अगला पॉइंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुष्क भाग सीमित रूप से वायु अपर्दन। अब हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। मृदा अपर्दन के उत्तरदायी कारक देखें। अनियमित एवं तीव्र वर्षा तथा बाढ़, वनों की कटाई एवं हरित आवरण में कमी, ढालों पर अवैज्ञानिक खेती, अत्यधिक चराई, अवैध खनन एवं ईंट निर्माण। नदी तटों पर अतिक्रमण तथा अनुचित भूमि उपयोग। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मृदा अपर्दन की रोकथाम हेतु वृक्षारोपण, समोच्च जुताई, चेक डैम जलागम विकास, नदी तट संरक्षण तथा सतत भूमि प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा तथा उत्तर प्रदेश में सतत कृषि विकास को बल मिलेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन साधन हैं? कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहां लगभग 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण सिंचाई कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा का आधार बन गई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई साधन देखें। पहला है नारे गंगा शारदा पोटी यमुना सरयू नहर प्रणाली तंत्र का विकास, नलकूप एवं ट्यूबवेल अधिकांश सरकार राज्य का सर्वाधिक प्रयुक्त सिंचाई साधन। अगला पॉइंट है कुएं, विशेषकर बुंदेलखंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है तालाब एवं झीलें, पारंपरिक जल स्रोत। अगला पॉइंट है सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली का बढ़ता उपयोग। अब हम कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका देखें। वर्षा पर निर्भरता कम कर उत्पादन में वृद्धि, बहुफसली एवं फसल सघनता को बढ़ावा, उच्च उपज वाली किस्मों एवं नकदी फसलों का विस्तार, कृषि आय एवं ग्रामीण रोजगार में वृद्धि, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि स्थिरता, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। हर खेत को पानी के लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में सतत उत्पादक एवं जल कुशल कृषि सुनिश्चित की जा सकती है। धन्यवाद।